जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र का पाठ 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए हर समय भोजन उपलब्ध हो, उसकी पहुंच उन तक हो और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य भी हो। जब भी अनाज के उत्पादन या वितरण की समस्या आती है, तब गरीब परिवार ही इससे प्रभावित होते हैं या उन पर ही इसका असर होता है। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही करती है, यह उस पर निर्भर करता है। बच्चों, आइए अब देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। जीवन के लिए भोजन उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। लेकिन खाद्य सुरक्षा का अर्थ सिर्फ 2 वक्त का खाना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। खाद्य सुरक्षा के कुछ आयाम या लक्षण हैं, जैसे खाद्य उपलब्धता से आशय देश में खाद्य उत्पादन और सरकारी अनाज भंडार में बचे हुए पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है भोजन हर एक व्यक्ति को मिलता रहे। तीसरा है सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो। बच्चों, किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। सभी लोगों के पास आवश्यक गुणवत्ता का भोजन खरीदने की क्षमता हो, भोजन उपलब्ध होने में किसी प्रकार की बाधा ना हो। बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ही घिरा होता है, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी आदि आपदाओं के आने से फसल खराब होने के कारण अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को भी खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। भोजन की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और लोग भोजन नहीं खरीद सकते। और यदि यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। बड़े पैमाने पर भुखमरी अकाल में बदल सकती है। अकाल और भुखमरी से बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जिसका कारण है विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के सेवन से फैलने वाली महामारियां तथा भुखमरी से कमजोर होने के कारण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में भी कमी आती है। भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। वह 1943 का बंगाल का अकाल था और इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित खेतों में काम करने वाले मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य श्रमिक ही मारे गए थे। भारत में बंगाल जैसा अकाल दोबारा कभी नहीं पड़ा, परंतु आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी स्थिति अनेक वर्षों से बनी हुई है और वहां भूख के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल ही के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में भूख के कारण भी लोगों की मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई है। बच्चों, इसीलिए किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि हमेशा खाद्य उपलब्ध हो सके। बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन है। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं
भूमिहीन, बहुत कम या बिना जमीन वाले लोग, पारंपरिक दस्तकार या कारीगर, पारंपरिक सेवाएं देने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रितों तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो सबसे असुरक्षित परिवार वे हैं जो हमेशा कम वेतन वाले व्यवस्थाओं और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार ज्यादातर मौसमी कार्यों में लगे रहते हैं। इनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है जिससे कि वे जीवित रह सकें। भोजन खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों के पास या तो बहुत कम भूमि है या खराब भूमि है, जिससे उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम है। ऐसे लोग खाद्य की दृष्टि से बहुत जल्दी असुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग भी, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, वे भी सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। गर्भवती और नर्सिंग माताओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बड़ा हिस्सा खाद्य असुरक्षित है। खाद्य असुरक्षित आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गठन करता है। देश में आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बच्चों, खाद्य असुरक्षा का दूसरा पहलू भूखमरी या भूख है, जो गरीबी की अभिव्यक्ति नहीं है। यह गरीबी के बारे में बताता है। खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य का खतरा भी कम हो जाता है। भूख के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त भोजन ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी कम आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थ होते हैं, दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त हो जाते हैं। भुखमरी का दूसरा पहलू है मौसमी भुखमरी। यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्र में नियमित काम न मिलने के कारण होती है। जैसे शहरों में बरसात के मौसम में नियमित रूप से श्रमिकों को काम नहीं मिल पाता। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब किसी व्यक्ति को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है। बच्चों, देखा जाए तो भारत में 1983 से 2000 के बीच मौसमी और दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। आजादी के बाद से भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए। कृषि के क्षेत्र में एक नई रणनीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति हुई, विशेष तौर पर गेहूं और चावल के उत्पादन में। बच्चों, 1968 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति नामक शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को दर्ज किया था। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में भी सफलता मिली। अनाज की उपज की वृद्धि सभी प्रदेशों में एक जैसी नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। जैसे वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 44.01 करोड़ टन और मध्य प्रदेश में 30.21 करोड़ टन की वृद्धि हुई। इसी प्रकार 2015-16 में
कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन था, जो वर्ष 2016-17 में 275.68 करोड़ टन हो गया। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में 26.87 और मध्य प्रदेश में 17.69 करोड़ टन वर्ष 2015-16 में हुआ था। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल में 15.75 और उत्तर प्रदेश में 12.51 करोड़ टन की वृद्धि वर्ष 2015-16 में हुई थी। बच्चों, आइए अब हम भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। 70 के दशक की शुरुआत से हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम के विपरीत या प्रतिकूल दशाओं के बाद भी देश में अकाल की स्थिति नहीं आई है। पूरे देश में अलग अलग फसलों के उत्पादन के कारण पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम होने के बाद भी किसी और अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी ज्यादा सुनिश्चित होने के बाद भी किसी और अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी ज्यादा सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्यान्न और गेहूं और चावल के भंडार हैं। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष या अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल बुआई के मौसम में पहले सरकार MSP या न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कर देती है। सरकार खरीदे हुए अनाजों को खाद्य भंडार में रखती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा वह कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमतों से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए बनाती है। इस कीमत या मूल्य को निर्गम कीमत भी कहते हैं। इसे इशू प्राइस भी कहा जाता है और यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। बच्चों, आइए अब हम समझते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार नियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। अब देश के अधिकतर क्षेत्रों में, गांवों में, कस्बों में और शहरों में राशन की दुकानें हैं। पूरे देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल का स्टॉक होता है। ये सब बाजार से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। जिसके पास राशन कार्ड हो, वह कोई भी परिवार प्रत्येक माह इनकी एक निश्चित मात्रा में पास की राशन की दुकान से खरीद सकता है। बच्चों, शायद आप जानते होंगे कि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों से भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धन रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड, गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए APL कार्ड। बच्चों, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पहले भी खाद्य संकट के कारण राशन प्रणाली को दोबारा शुरू किया गया। 70 के दशक के मध्य में NSSO
की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही था उसे और मजबूत किया गया। दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, जो प्रयोग के तौर पर 1975 में शुरू की गई। तीसरा है काम के बदले अनाज FFW, फूड फॉर वर्क। इसे 1977-78 में शुरू किया गया था। वर्तमान में कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP हैं, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं। यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम भी गरीबी की आय में बढ़ोतरी करके खाद्य सुरक्षा में बहुत योगदान करते हैं। बच्चों, आइए अब देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। शुरू में यह प्रणाली सबके लिए थी। निर्धनों और गैर निर्धनों में कोई अंतर नहीं था। उसके बाद के वर्षों में अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। शुरू में यह प्रणाली सबके लिए थी। निर्धनों और गैर निर्धनों में कोई अंतर नहीं था। उसके बाद के वर्षों में अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए इसे संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई। इस प्रणाली का लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक प्रणाली TPDS की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए अलग अलग कीमत रखी गई। इसके अलावा वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और अंत्योदय अन्न योजना दीन वरिष्ठ नागरिक के समूहों पर लक्षित थी। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। साथ ही इन्हीं वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों को स्थिर बनाने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सरकार की नीति का सबसे प्रभावी साधन सिद्ध हुआ। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरीब परिवारों के पक्ष में कीमतों में संशोधन भी होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है और कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय की सुरक्षा दी है। फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कई आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। जैसे अन्न भंडारों के भरे होने के बाद भी भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है, कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का उच्च स्तर बहुत ही अवांछनीय और बेकार है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में कमी के अलावा उचित रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की ज़्यादा खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। खरीदारी केवल कुछ समृद्ध क्षेत्रों में 2 फसलों तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने
किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाज की खेती समाप्त कर चावल और गेहूं की फसल उपजाने के लिए प्रेरित किया है। जबकि मोटा अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए पानी के ज़्यादा उपयोग से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषि क्षेत्र में विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। NSSO की नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत वर्ष 2005 में 6.38 किलोग्राम थी, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 5.98 किलोग्राम हो गई और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 से वर्ष 2011-12 में घटकर 4.49 किलोग्राम हो गई। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2005 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। इस प्रकार PDS गेहूं की खपत प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में 2 गुना हो गई है। PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचते हैं, राशन की दुकानों में खराब अनाज बेचते हैं, दुकान को कभी कभी खोलते हैं। राशन की दुकानों में खराब अनाज पड़ा रहता है जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो FCI के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आने के कारण पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिससे चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये हर एक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज 3 प्रकार के कार्ड हैं और अलग अलग कीमतें हैं जो पहले नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही ज़्यादा। अब 3 अलग कीमतों वाले TPDS की व्यवस्था में गरीबी रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन की दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। APL परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही हैं जितनी खुले बाजार में, इसलिए वे राशन की दुकान से लेने के बदले खुले बाजार से ही वस्तुएं ले लेते हैं। बच्चों, आइए अब हम सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सहकारी समितियां विशेष रूप से देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियों ने गरीब लोगों के लिए कम कीमत पर खाद्यान्न बेचने के लिए भी दुकानें खोली हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियां ही चला रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर दूध और सब्जियां उपलब्ध करवा रही है। गुजरात में अमूल दूध तथा दूध से बने उत्पादों में काफ़ी सफलता पाई है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के अलग अलग भागों में अनेक सहकारी समितियां हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह से महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS ने भी अनेक क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में भी सहायता की है। ADS खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करता है। ADS अनाज बैंक कार्यक्रम एक सफल और नए प्रकार के
खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में काम कर रहा है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।